विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का अपना जो टॉपिक चल रहा था, न्यायपालिका। कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई? न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमने पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले तो हमने इसके गठन के बारे में अध्ययन कर लिया, फिर इसका जो क्षेत्राधिकार था वो भी देख लिया हमने लगभग। आज सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, ठीक है। और वो टॉपिक्स है आपके जैसे न्यायिक सक्रियता। दो शब्द आ रहे हैं, एक तो न्यायिक सक्रियता और एक जनहित याचिका। जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। दूसरा आपका है न्यायपालिका और अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक आ रहा है आपका न्यायपालिका और संसद। इसी के साथ एक शब्द और रहेगा जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये इनके बारे में अपना टॉपिक बचे हुए हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है, और बाकी अपना न्यायपालिका का जो टॉपिक था लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब इनको देखते हैं क्रम से हम। यहाँ बता देता हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यायिक सक्रियता। और इसी के साथ एक शब्द और जोड़ देता हूं मैं, जनहित याचिका। दोनों अटैच से ही हैं, दोनों को एक साथ समझेंगे हम। सिद्धांतः सर्वोच्च न्यायालय सदैव उन्हीं मुकदमों की सुनवाई करते हैं जो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज करवाए जाते हैं। एक चीज निकल कर आ रही है, सिद्धांत मतलब सिद्धांत करवाए जाते हैं नहीं थे। सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं मुकदमों की सुनवाई, इसको भी थोड़ा सुधारता हूँ, सॉरी, करता था जो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज करवाए जाते थे। मतलब कोई भी पक्ष है, पीड़ित हो गया और उसने अपना मुकदमा दर्ज करवाया और उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता था? सुनवाई करता था। परंतु इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पक्ष या मुद्दे अधूरे पड़े थे जो
न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे अधूरे पड़े थे जो न्यायालय तक पहुंच नहीं पाते थे, जैसे पर्यावरण, गरीबों के अधिकारों का हनन, आदि। मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे थे गरीब, जैसे पर्यावरण, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको मैं। (1979) से सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई शुरुआत की। इसके तहत न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा किसी पीड़ित पक्ष ने नहीं, बल्कि उनकी तरफ से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दर्ज करवाया गया था। समझो क्या कर रहा है कि अब तक तो ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उसने अपना मुकदमा दर्ज करवाया और उस पर न्यायालय ने सुनवाई कर ली। लेकिन 1979 से एक नई शुरुआत हुई जिसके तहत उस व्यक्ति ने दर्ज नहीं करवाया मुकदमा जो पीड़ित था, बल्कि उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने दर्ज करवाया है। न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान की। और न्यायालय ने क्या किया, इस पे सुनवाई की और सुनवाई करके जो पीड़ित पक्ष था ना उसको क्या दी, राहत प्रदान की। इसी के साथ न्याय प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। नई प्रक्रिया की शुरुआत हो गई जिसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना गया। अब देखो, न्यायिक सक्रियता
न्याय का सक्रिय होना, मतलब न्याय क्या है? सक्रिय। न्याय सक्रिय होगा तो समाज में या राष्ट्र में क्या नहीं होगी? अन्याय नहीं होगी। जनहित याचिका, जनहित याचिका की शुरुआत कब से बताई मैंने? अभी 1979 से। अब ये याचिका स्वयं द्वारा न लगा करके, देखो समझो इसको, स्वयं द्वारा न दर्ज करवाकर किसी अन्य पक्ष द्वारा दर्ज करवाया जाता है। एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले मैं। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका की सक्रियता, न्यायालय की सक्रियता। जनहित याचिका, जनता के हित से संबंधित। अब ये याचिका बता दिया मैंने, पहली चीज। वर्तमान में तो यह व्यवस्था और सुधर कर मजबूत हो गई है। अब तो न्यायालय रेडियो, टीवी, अखबार व किसी पत्र को माध्यम बनाकर भी मुकदमा दर्ज कर जनहित पर सुनवाई करने लगा है। अब तो न्यायालय रेडियो, टीवी, अखबार व किसी पत्र को माध्यम बनाकर भी मुकदमा दर्ज कर जनहित पर सुनवाई करने लगा है। पहले तो ये था, अब इससे आगे बढ़ गया। पहले तो ये था कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था जाकर के मुकदमा दर्ज करवाए तो उस पर सुनवाई होगी। अब तो ऐसा नहीं रहा। अब तो इससे आगे बढ़ करके न्यायालय ने, मतलब रेडियो, टीवी, अखबार, इनके खबरों से ही मुकदमा दर्ज कर लेता है और जनहित पर क्या करता है भाई? सुनवाई करता है। तो ये हो गया न्यायिक सक्रियता, अर्थात न्यायपालिका अब सदैव सक्रिय रहता है। अर्थात अब न्यायपालिका सदैव क्या रहता है भाई? सक्रिय। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका सदैव क्या रहता है? सक्रिय रहता है कि कोई भी जनहित का नुकसान हुआ और तुरंत सक्रिय है। ठीक है। और जनहित याचिका समझ गए आप कि 1979 में शुरुआत हुई, किसी व्यक्ति विशेष ने मुकदमा दर्ज करवाया किसी दूसरे के लिए, जनहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, और इस पर न्यायपालिका ने क्या की थी? 1979 में सुनवाई, और तब से लेकर ये प्रक्रिया चली आ रही। और आज ये प्रक्रिया कमजोर होने के बजाय क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो ये हो गया आपका न्यायिक सक्रियता। मौलिक अधिकारों की
रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। हालांकि पहले एक्सप्लेन हो चुका, फिर से टॉपिक में आ रहा है इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति विशेष या आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है। क्या कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति विशेष या आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर क्या जारी करता है भाई? रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट जारी करता है। ये याचिकाएं, ये रिट निम्न है। हालांकि मैंने पहले उल्लेख कर दिया, फिर दे रखा है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ये याचिकाएं हैं न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये याचिकाएं जारी करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था और एक्सप्लेन। तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको ये हो गया आपका। न्यायपालिका और संसद। पहले संसद अक्सर न्यायपालिका को ठेंगा दिखाने की
प्रवृत्ति अपनाती थी। अर्थात न्यायपालिका संसद की किसी भी प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार न्यायपालिका संसद पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती थी। परंतु वर्तमान में संसद की ठेंगा दिखाने वाली प्रवृत्ति पर रोक लगी है। एक चीज तो ये देखो, पहले संसद अक्सर न्यायपालिका को ठेंगा दिखाने वाला समझते हो ना, कि मतलब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दिखाने की प्रवृत्ति अपनाती थी। अर्थात न्यायपालिका संसद पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती थी। परंतु वर्तमान में संसद की ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। वर्तमान में न्यायपालिका संसद की किसी भी विधेयक को न्यायिक पुनरावलोकन के तहत रोक सकती है। अर्थात संसद कमजोर हुई है और न्यायपालिका मजबूत हुई है। अब एक शब्द आ रहा है बार बार, ये न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। न्यायिक पुनरावलोकन संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक
पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन के तहत निरस्त किया जा सकता है। इससे संसद पर पाबंदियां लगी हैं। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के तहत निरस्त किया जा सकता है। अब सुनो, हालांकि मैंने समझा दिया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात है। संसद ने क्या किया? संसद राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन्होंने क्या किया? एक विधेयक तैयार किया। अरे क्या तैयार किया? एक विधेयक, NJAC कह सकता हूं, हिंदी में रूपांतर होगा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, एक विधेयक तैयार करके और ये कानून बना दिया गया। ठीक है, मतलब ये कानून, विधेयक या कानून बन गया ये। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये बना दिया गया। ठीक है, और संसद ने इसे लागू कर दिया। पहले तो क्या था? मैं ऊपर समझा देता हूं यही। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, 99वां संशोधन 2014 लागू हो गया। अब इसके तहत क्या हुआ? अब सर ये था क्या? इसके तहत क्या हुआ? न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या था? पहले तो क्या था? कोलेजियम। कोलेजियम में क्या होता है? एक मुख्य प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये मिलते हैं और इनकी एक समिति बनती है, जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं भाई? ये क्या है? एक मुख्य और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, एक समिति बन गई कोलेजियम के तहत और न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। ओके, इस NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये है ही। ओके, हाँ, इसके तहत क्या हुआ? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, दो विधि प्लस न्याय मंत्री, 2 प्रबुद्ध व्यक्ति, इनकी एक समिति बनाई गई कि ये लोग मिलकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। परंतु हुआ क्या? कहने का मतलब, इस न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, इस न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, इस न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, इसके तहत क्या हुआ?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा इस एनजेएसी को रद्द करार दे दिया। मतलब इसको न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया थी इसके तहत किसको, एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया और रद्द करके पुनः कौन सी प्रक्रिया जारी रख दी, कॉलेजियम व्यवस्था। इस व्यवस्था से संसद पर दबाव बना और अभी भी संसद पर लगातार क्या बना रहता है, दबाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि अंतिम सुप्रीम कौन माना गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और उसी के कारण वर्तमान में संसद सर्वोच्च न्यायालय को ठेंगा नहीं दिखा सकती। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप में एक पावर है सर्वोच्च न्यायालय के पास और उससे वह संसद के दबाव में नहीं रहता है। जो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से उसका न्यायिक नियुक्ति आयोग उसने बनाया और उसको रद्द कर दिया और पुनः कौन सी व्यवस्था रख लेगी, कॉलेजियम व्यवस्था। तो एक चीज तो यह है कि प्रेजेंट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया जारी है, कॉलेजियम व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ हमारा जो न्यायपालिका का जो टॉपिक था या सर्वोच्च न्यायालय का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने आज के क्लास में न्यायिक सक्रियता, ध्यान रखें न्यायिक सक्रियता अक्सर चर्चा में रहती है, जनहित याचिका दोनों समझा दिया मैंने। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका दोनों ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। न्यायपालिका और अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में बता दिया, न्यायपालिका और संसद दोनों की प्रक्रिया समझा दी आपको। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।